Mangal student. In chapter 2, microorganism, friend and foe. Till now, we have studied about microorganism and its types, useful microorganism, harmful microorganism, and food poisoning. Now, we will study about food preservation. Food preservation क्या होता है, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. Food preservation is the process by which spoilage of perishable food is prevented by using chemical and physical method. फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा जो पेरिशेबल फूड होते हैं, पेरिशेबल फूड मीन्स वो फूड जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको स्पॉइल होने से, खराब होने से रोका जाता है. तो इस प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं. फूड को प्रिजर्व करने की कुछ एडवांटेज है. क्या एडवांटेज है वो? नंबर 1 कि जो फूड होता है उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है. शेल्फ लाइफ मीन उसका स्टोरेज पीरियड को हम इंक्रीज करते हैं. इस सेकेंड है इसमें कि जो फूड आइटम सीजनल होते हैं, यानी सीजन केवल सीजन में ही मिलते हैं, तो उनको प्रिजर्वेशन करके हम जब उनका सीजन नहीं होता है तब भी वो अवेलेबल हो जाते हैं. इसके अलावा फूड की वेस्टेज को भी रोका जाता है. द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर द फॉलोइंग. नंबर 1 बाय कूलिंग. कूलिंग करके हम फूड आइटम जो होते हैं, जो पेरिशेबल फूड आइटम होते हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं. हम सबके घरों में फ्रिज होता है. फ्रिज में हम वेजिटेबल्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, मिल्क रखते हैं, कर्ड रखते हैं. क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है. तो लो टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये फूड आइटम खराब नहीं होते हैं, स्पॉइल नहीं होते हैं. इसमें सेकंड नंबर पर है पाश्चराइजेशन. पाश्चराइजेशन क्या होता है? पाश्चराइजेशन एक प्रोसेस है जो फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पाश्चर ने सबसे पहले डेवलप किया था. जो पाश्चराइजेशन प्रोसेस होता है ये मिल्क को पाश्चराइज करने के लिए होता है. इसमें क्या करते हैं? इसमें मिल्क को 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए हीटिंग की जाती है. क्यों की जाती है? कि जो मिल्क में हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए. उसके बाद इसकी कूलिंग कर दी जाती है. तो हीटिंग और कूलिंग के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए. टाइम गैप इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर उसको बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए टाइम मिल जाएगा, तो इसलिए हीटिंग के बाद तुरंत एकदम कूलिंग कर देनी चाहिए, जिससे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके और मिल्क जो है पाश्चराइज हो जाता है. फिर इस मिल्क को पाउच में या बोतल में फिलअप कर लेते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, स्टोरेज पीरियड इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है इसमें बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर. पेरिशेबल फूड आइटम्स में साल्ट और शुगर को यूज करके हम उसकी लाइफ को, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं. सॉल्ट 11 to 18% सॉल्ट सोल्यूशन अगर हम किसी फूड आइटम में यूज करते हैं तो ये उसमें से वाटर को रिमूव कर देता है. वाटर को रिमूव करने से जो हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है उस फूड आइटम में और उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है. इसी प्रकार अगर हम 68% शुगर सोल्यूशन यूज कर रहे हैं फूड आइटम में, तो उसमें से भी वाटर रिमूव हो जाता है और उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, स्टोरेज पीरियड इंक्रीज हो जाता है, वो खराब नहीं होता है, स्पॉइल नहीं होता है. हमारे जो किचन में यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव, जो बहुत कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है, वो क्या है? साल्ट है. साल्ट हम हर चीज़ में साल्ट का यूज करते हैं. तो साल्ट से टेस्ट तो आता ही है फूड में, साथ में उसका प्रिजर्वेशन भी होता है. नेक्स्ट है इसमें बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर भी फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किए जाते हैं. आपने देखा होगा जब घरों में अचार डालते हैं, पिकल्स डालते हैं, तो पिकल्स में ऑयल का और विनेगर का यूज किया जाता है. वो ऑयल का विनेगर का इसलिए किया जाता है ताकि जो पिकल्स है वो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, उसका स्टोरेज पीरियड इंक्रीज हो जाए और वो स्पॉइल ना हो बहुत टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए. नेक्स्ट है इसमें बाय स्टोरेज एंड पैकेजिंग. पैकिंग, जब किसी फूड आइटम की पैकिंग की जाती है, स्नैक्स आते हैं उनकी पैकिंग की जाती है, तो सबसे पहले उसमें से एयर को रिमूव कर लिया जाता है, क्योंकि एयर में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो उस फूड आइटम को, उस स्नैक्स को स्पॉइल कर सकते हैं. इसलिए सबसे पहले एयर को रिमूव कर लिया जाता है. फिर उसमें ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन की फ्लशिंग की जाती है. उसके बाद उसको पैकेट को या पाउच को या बॉटल को सील कर दिया जाता है, जिससे उसके अंदर बाहर से एयर एंटर ना कर सके.
क्योंकि अगर बाहर से एयर एंटर कर जाएगी तो वो स्पॉइल कर देगी, इसको खराब कर देगी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन आवर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, दैट इज 78%। तो इस नाइट्रोजन को हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहते हैं और ये फ्री नाइट्रोजन है। और हम ये भी जानते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इसेंशियल है, जरूरी है। लेकिन प्लांट इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इस फ्री नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। तो क्या करना पड़ता है इसके लिए? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड में, यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 2 टाइप्स के होता है, नेचुरल फिक्सेशन एंड आर्टिफिशियल फिक्सेशन। नेचुरल फिक्सेशन भी 2 तरीके से होता है, बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो कुछ लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पीस, बीन्स, पल्सेस, तो इन लिग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके नोड्यूल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये नाइट्रेट क्या होता है, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं जब ये प्लांट डिके हो जाते हैं। उसके बाद सॉइल में मिक्स होने के बाद ये रूट जो होती है प्लांट की वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है नाइट्रेट। इसमें नेक्स्ट है ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन्स जब बादलों में बिजली चमकती है उसको लाइटनिंग कहते हैं। तो जब बादलों में बिजली चमकती है और लाइटनिंग होती है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है। और जब बारिश होती है तो ये नाइट्रिक एसिड रेन वाटर के साथ साथ नीचे पहुंचता है, अर्थ पर आता है। तो अर्थ पर आकर ये नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स में, जो सॉइल में लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन में चूने का पत्थर, तो उसके साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है। ये नाइट्रेट सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है जो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, प्लांट की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसको वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये एक साइकिल बन जाता है जिसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके सब जो टॉपिक्स हैं, जो आपका सिलेबस है PA1 के लिए, वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के। अब आप मुझे उम्मीद है कि सारे टॉपिक्स को आप NCERT बुक जो आपकी है उसमें अच्छी तरह रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे, केयरफुली स्टडी करेंगे और अपने PA1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करेंगे। और अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।